कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री मंसूर साहब के बेटे तौकीर आलम हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो चुनौती आपको कितनी दे पा रहे हैं? देखिए, कुछ हम तो पहले युवा प्रत्याशी हैं। देखिए, वो युवा है तो हम बूढ़ा नहीं है, हम भी युवा ही हैं। नहीं, आपको बूढ़ा नहीं कह रहा है। हाँ, तो विधायक वाला बूढ़ा कौन कहे? नहीं, एक्चुअली हम बूढ़ा नहीं है। नेता कहते हैं ना, हम तो किसी को बचाते हैं नहीं किसी को फंसाते हैं। यदि आप अपराध कीजिएगा तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बरारी विधानसभा में मक्का की खेती, मखाना की खेती, धान की खेती काफ़ी मात्रा में होता है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ मकई पे आधारित कोई उद्योग लगे, ताकि जो मकई यहाँ से ज़्यादा बाहर संख्या में जाती है तो उसका यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है। यदि यहाँ कोई इसका प्रोडक्शन हो जाए तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग जो बाहर चल जाते हैं लोग यहाँ पे रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा में डिग्री कॉलेज हो तो हम कह रहे हैं ना कि आने वाला समय में हम तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज हम बनाएंगे, समेली, कुर्सेला, बरारी। अभी एक भी नहीं है, अभी एक सरकारी एक भी नहीं है। इसके माध्यम से अपने भाग विधाता से ये कहना चाहेंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सरकार कर रही है, और जो भी बचे हुए काम है आपके लिए, या विस्थापितों को पर्चा दिलाना, या छूटे हुए विस्थापितों को पर्चा दिलाना, या भूमिहीनों को पर्चा अभी तक जमीन दिला के उसको बसाना, ये काम तो प्रायोरिटी में रहेगा ही रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, और जो काम आप देंगे वो काम भी हम लोग इस सरकार करेंगे। और किसी तरह का कोई गलती मुझसे हो गई हो तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बरारी की देवतु जनता से हम माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देंगे। और आशा पूर्ण विश्वास है कि जब एनडीए की सरकार बनेगी, आपका विधायक यदि आप जिसको विधायक बना के आप भेजेंगे तो निश्चित आपके द्वारा जो बचे हुए काम हैं, जो आपका कहा मैं जो वादा करूंगा वो सब आपको पूरा करूंगा। नमस्कार दर्शकों, मुद्दे की बात में एक और कड़ी लेकर आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने, आपके चहेते प्रत्याशी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम अपने दर्शकों की मांग पर, कटिहार जिले के लोगों की मांग पर, उनके चहेती प्रत्याशियों से उनके सवाल पूछते हैं और प्रत्याशियों से कोशिश करते हैं कि जनता हित में वो जवाब दे। तो वो कार्यक्रम है मुद्दे की बात। तो आज फिर इसकी एक नई कड़ी में हम हाजिर हैं। आज जो हमारे प्रत्याशी हैं उसको शायद कटिहार का बच्चा जानता होगा। कहने को तो वो कटिहार का ही बेटा है, लेकिन फिलहाल उसका कार्य क्षेत्र बरारी है। कई साल तक कटिहार में नगर निगम मेयर के पद पर रहकर लोगों की सेवा करने के बाद पिछले 5 सालों से इन्होंने बरारी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान कर सके। तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जदयू प्रत्याशी विजय सिंह निषाद। विजय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में मुद्दे की बात में। आपका भी स्वागत है, आपने मुझे अपने चैनल में बुला के स्थान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, थोड़ा लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं हम लोग। बरारी की पॉलिटिक्स में, जिले की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। आप 5 साल से पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं। इसके पहले आप मेयर रहे। एक आपका निजी सवाल कि दोनों में क्या अंतर लगता है, कंफर्टेबल कौन सा अच्छा लगता है? देखिए, कंफर्टेबल दोनों का अपने अपना अलग स्थान है, दोनों का अलग अलग अपना स्थान होता है। नगर निगम का राजनीति करना वार्डों की राजनीति है, और विधायिका का दायरा बड़ा होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, पब्लिक कांटेक्ट में रहना पड़ता है, पब्लिक की सेवा करना पड़ता है, पब्लिक के बीच जाना रहता है। तो एक तो बंद कमरे की राजनीति करना, एक फील्ड वर्क करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यूँ कहें तो जिम्मेदारियां ज़्यादा विधायक में हैं। निश्चित, इसमें लोगों की समस्या को सुनना भी पड़ता है, उनकी समाधान की कोशिश भी करनी पड़ती है। कभी ऐसा भी होता हो कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, सरकार की मजबूरी, आपकी मजबूरी, कुछ गठबंधन की मजबूरी, तब लोगों को सुनना भी पड़ता होगा। निश्चित। तो पहली बार जब आप विधायक बने 5 साल पहले, काफ़ी कॉन्टेस्ट था पर पूर्व विधायक
स्वर्गीय धीरज यादव से। जब पहली बार आप जीते तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे कि अब क्या करना है, क्या चुनौती थी आपके सामने उस समय? देखिए, चुनौतियां तो रहती हैं राजनीतिक जीवन में। जब जैसे ही हम विधायक बने 2020 में, तो आप देखते होंगे पूरी दुनिया में कोरोना काफ़ी प्रकोप में था, चरम में था। और उस समय फिर जीत कर करके पब्लिक के बीच जाना, उनकी बातों को सुनना, तो ये था बहुत चैलेंजिंग था। क्या चैलेंजिंग था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने, कोरोना रहते हुए हम लोगों ने पब्लिकों के बीच गया, उसकी सेवा की। और 1 साल रहा कोरोना। हाँ, लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त रहा। फिर भी हम लोग अपने क्षेत्र में बने रहे। और नया क्षेत्र होने के कारण तो होता ही है, चूँकि कटिहार में घर था और वहाँ से जाके बराड़ी, सेमापुर, बराड़ी, समेली, कुर्सेला, तीनों प्रखंड बहुत क्रिटिकल हमारा विधानसभा है। 3 प्रखंड है और गंगा कोसी का मिलन है। 2 नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे यहाँ मिलती है। या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कठिन रास्ता है, बहुत टफ है। एक बकिया सुखा है, अब देखिए, जो गंगा के उस पार है। कभी कुछ लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। गंगा के उस पार बकिया सुखा है, उसके बगल में पीरपेती पड़ता है। अब उत्तर जाइए तो टीका पट्टी जो रुपोली है वहाँ पड़ता है। अब पश्चिम चल जाइए तो वहाँ पे शाहपुर धर्मी पंचायत है, वहाँ पे एक शेरमारी चाय टोला है, एकदम भागलपुर बॉर्डर पे। बहुत बड़ा ये क्षेत्र जो है ना, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा क्रिटिकल है। गंगा कोसी के होने के कारण हमेशा बाढ़ से प्रभावित एरिया। तो काफ़ी चुनौतियाँ रही होगी जब आप मैदान में गए, कार्य क्षेत्र में गए, तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी विधानसभा, इधर से उधर जाना आना भी आसान नहीं, तो काफ़ी चुनौतियाँ रही होगी। इन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? देखिए, चुनौती, चूंकि जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे विधायक बनाया, जिम्मेदारी दी, तो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते कोई। बहुत लोग हट जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये करते हैं कि जो जिस आशा विश्वास से मुझे विधायक बनाए, तो हमको लगता है कि हमेशा उसके दुख सुख में शामिल हों, उसके किसी भी प्रोग्राम में हम शामिल हो जाए। हर नेता किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन किसी के दुख में शामिल हो जाता है, किसी के काम में सहयोग करता है, तो ही उसकी जवाबदेही हो जाती है कि भाई आप दुख सुख में तो शामिल हो रहे हैं। कोई किसी को खाने देता नहीं है, लेकिन आप दुख में शामिल होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम विधायक बनाए तो विधायक जी आ जाए। इसी जनता इतना ही मांगती है कि उसके दुख में शामिल हो जाइए। अदरवाइज तो सरकार के एजेंडा पे काम करती है, सरकार काम करती है, और सरकार का हर काम पब्लिकों के लिए होता है। तो आप जब विधायक बन के गए, उसके बाद आपने लोगों की बातों को सुना, समस्या को देखा होगा, तो आपने लिया होगा कि पहले हम इन समस्या को समाधान करें। तो कौन ऐसे ऐसे काम थे जिसको आपने करने का मन बनाया और करके दिखाया? देखिए, जब हम विधायक एज ए कैंडिडेट जब हम घूम रहे थे, तो हमारे क्षेत्रों में बराड़ी विधानसभा में बराड़ी और कुर्सेला जो है वो गंगा के किनारे और कोसी किनारे अवस्थित प्रखंड है। और आज़ादी के बाद वहाँ पे विस्थापित परिवार 1961 से गंगा में, चूँकि गंगा के में कटाव होती है, और गंगा के कटाव से हम लोग विस्थापित होकर कटिहार आ गए। और आप भी तो माने विस्थापित, आप भी पीड़ित परिवार हैं? हम भी विस्थापित परिवार हैं, हम भी पीड़ित परिवार है। गंगा, सौभाग्य है कि बराड़ी वाले रोज गंगा में नहाते हैं, दुर्भाग्य है कि गंगा मैया रोज जमीन काट रही है। 2 चीज़ है, अच्छा भी है और खराब भी है। आप गंगा से नहाने के लिए जा रहे हैं 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मनिहारी जाते हैं, बराड़ी वाले कुर्सेला वाला रोज नहाते हैं, लेकिन गंगा के कटाव से विस्थापित हो रहे हैं, गंगा काट भी रही है जमीन का। तो उसके कारण जब क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो लोगों का ये मांग था कि गंगा में कटाव के होने के कारण हम लोग विस्थापित हो गए हैं, और सरकार उस समय जमीन सीज कर करके 487 एकड़ जमीन लक्ष्मीपुर, पूर्वी वारीनगर, दक्षिणी वारीनगर, पूर्वी वारीनगर, उत्तरी वारीनगर, भंडारतल, गुड़मेला, कांतनगर, सिसिया, बिशनपुर, मोहना चांदपुर, ये सब अन्य और भी जगह हैं जो 8-9 पंचायतों में लगभग 10,000 लोग विस्थापित होके पड़े हुए थे सीज की जमीन पर, लेकिन उसके पास कोई पर्चा नहीं था। तो हमने जब हम भ्रमण किया तो देखा कि भाई उन लोगों का डिमांड भी था कि विधायक जी, तो आपको विधायक हम बनाएंगे 2020 में, लेकिन मेरा ये मुख्य काम आप कर दीजिएगा। रोड नाला तो हम बनता है, टूटता है, बनेगा, टूटेगा, रोज होगा,
लेकिन हम लोग 7 साल हो गए, 70 साल हो गए, किसी विधायक ने हमारे लिए नहीं सोचा, सब लोग वोट लेके चले गए। तो हमने वादा किया था कि जब तक विस्थापितों को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक विस्थापितों को पर्चा नहीं दिलाएंगे, हम 2025 में ये प्रत्याशी के तौर पे हम नहीं जाएंगे वोट मांगने। और हमने इस समस्या को लेकर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलते रहे और हम कहे भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप चाहते हैं कि हम दोबारा वहाँ से प्रत्याशी हों तो मेरी जो मुख्य समस्या है वहाँ की जनताओं का, विस्थापितों को पर्चा दिलाना, आप उस पर काम करवा दीजिए। चूँकि 2 विभाग का मामला था, जो जमीन सीज की थी वो जमीन था आपदा का, और जो इसको जमीन देना था वो रेवेन्यू विभाग का था। तो सरकार ने तुरंत, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों विभाग के प्रधान सचिव को बुलाया और आदेश हुआ डीएम को और कमिश्नर साहब को, और तभी बराड़ी में 28 जमीन बहाल हुए और 3 साल लगे उस सभी लोगों को जमीन को नापी करवाया, सभी जमीन की फाइल बनी। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 को 24 अगस्त को बराड़ी में आकर करके विस्थापितों को पर्चा देने का काम किया। ये बहुत बड़ी समस्या थी, लगभग 10,000 लोगों को, हम लोगों को कुर्सेला और बराड़ी के लोगों को हम लोगों ने पर्चा देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम था हमारे लिए। आपने जब विस्थापितों को जो 3-3 डिसमिल की जमीन देने के पर्चे की बात करी दिए, तो मैं इससे जोड़े 2 बात आपसे पूछना चाहूँगा। पर्चा तो मिल गया, लेकिन जमीन कहाँ? जमीन तो अभी तक किसी को नहीं मिली। नहीं, जमीन दिया गया, वो तो अभी पर्चा ही मिला, जमीन, असली ग्राउंड जमीन लोगों को मिली ही नहीं है। नहीं, जमीन तो सीज कर लिया गया, सीज करके जमीन दिया गया था उसको, और जिनके पास जितने दखल थे उनके आधार पर किसी को 4 डिसमिल, किसी को 5 डिसमिल, सबको पर्चा दिला दिया गया। सब अपने अपने जमीन पर है। अच्छा, हमारी जानकारी के हिसाब से जिनको, जो अपनी जमीन पे थे वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो जमीन पे नहीं थे उनको आज तक जमीन नहीं मिली। नहीं, जिसके पास, जो हम उसकी बात करते हैं, जिसको हम लोगों ने, जिनके पास पहले से अर्जित की हुई जमीन, सरकार ने सीज की हुई जमीन दी थी और उसी को पर्चा देना था, और पर्चा नहीं था तो घर में रुपये थे उसके पास, लेकिन डर से पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे, कि उनको लगता था कभी भी जमीन हमारी खाली करा देंगे। अब हम लोगों ने उसको पर्चा दिला दिया है, अब उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है। तो क्या ऐसे लोग नहीं है जिनके पास जमीन ही नहीं थी और किसी जमीन पे थे ही नहीं, कहीं कहीं बसे हुए थे? हाँ, ऐसा अभी आज भी है, वहाँ पे बहुत से लोग हैं। आप जब जाएंगे कुर्से में बराड़ी, तो फुलवड़िया चौक से लेकर करके कारागोला घाट तक, और इधर आप जब सुखासन से चढ़ेंगे बांध पर, सुखासन, मोहना चांदपुर, सिसिया, कांत नगर होते हुए बांध ये बराड़ी तक, आप देखेंगे भूमिहीन लोग हैं जो बांध के किनारे या रोड के किनारे हैं। उसकी भी हम लोगों ने विधानसभा में कोई मांग किया है, सरकार की ओर से जवाब आया है कि जमीन हम लोग परचेज करके, जमीन खरीद करके वैसे लोगों को बसाने का काम करेंगे। ये 2 मामला है, एक विस्थापित को स्थापित करना, एक ये पूरे भूमिहीन, 2 तरह का मामला था। जिसको पर्चा दिया उसकी जमीन थी और हमने पर्चा देने का काम किया। अब जिसको कुछ जमीन नहीं है वो भूमिहीन है, सरकार उसके वैसे लोगों को भी हम लोग 486 लोगों को सोथी में बांध के पास, उसको हम लोग जमीन देकर करके पक्का मकान देने का काम किया है। बाकी लोगों को उम्मीद है कि जल्दी आप अगर जीत के आते हैं तो आप, निश्चित ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये सरकार गरीब गुरबा की सरकार है, ये सरकार ने सारा काम किया है, तो निश्चित सरकार के प्रति लोगों का आस्था है, विश्वास है, निश्चित जो बचे हुए काम है सारा काम होगा। आपके कुर्सेला के पास, 3 घड़िया के पास इंदिरा ग्राम है, 20 साल से लोग रह रहे हैं, जमीन आज तक कागज ही नहीं मिला उनको। ये आप जो कह रहे हैं वो हम तो वही कह रहे हैं ना, जो विस्थापित वो लोग मकान भी बना चुके हैं, लेकिन उसको आज तक सरकारी योजना का फायदा इसलिए नहीं मिला कि उनके नाम से जमीन ही नहीं। वही तो पर्चा हुआ ना, पर्चा तो हम उसके नाम से दिला दिए, अब आराम से इसको हो रहा है, रह रहे हैं लोग। कुर्सेला इंदिरा ग्राम में लगभग 1500 लोगों को हमने पर्चा देने का काम किया। अच्छा, चलिए, और एक और सवाल है इसमें कि जब आप विस्थापितों को पर्चा बांटा जा रहा था, भीषण रिश्वतखोरी के आरोप लगे, ऐसे लोगों को पर्चा दिया गया जिसके पास अपनी सरकारी नौकरी है, निजी मकान था, फिर भी रिश्वत देकर उन्हीं को पर्चा दे दिया गया। देखिए, कुछ लोग लगे रहते हैं, वसूली मास्टर होते हैं, उनका नेचर ही होता है गरीब गुरबास ठग देना। लेकिन हम लोगों ने माता का कसम खिलाया था, काली माँ का, दुर्गा माँ का, कि आपको पर्चा हम लोग दे रहे हैं, किसी बहुरूपिये के चक्कर में नहीं आना है। और किसी को ले लिया होगा, लेकिन अधिकतर मामलों में हम लोगों ने देखा है, हम लोग जांच भी करवाया, और वैसे कुछ लोग ले भी लिए थे ना, पैसा लेने का काम किया था, उसको हम लोग वापसी कराने का काम किया।
आपके इलाके में एक समेली प्रखंड है और उसमें अभी तक न तो अपना प्रखंड कार्यालय है न अपना थाना है। 3 थानों की पुलिस जाती है, पोठिया हो गया, कुर्सेला हो गया, फलका हो गया। एक प्रखंड हो के न तो अपना थाना है और न अपना प्रखंड कार्यालय है। आप 5 साल हो गए, अभी तक समेली को थाना ही नहीं देखिए, मिला। समेली निश्चित समेली को अपना ब्लॉक जो जमीन है ना, वो मनरेगा भवन में चल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कह करके वैसे जगह पर हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार की ओर से रुपया दिलवाया है। सरकार जमीन देख ली है और आने वाला समय निश्चित समेली को अपना प्रखंड होगा, अंचल सह आवासीय कार्यालय, जो कि 30 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। तो बरारी को तो मिल गया और कुर्सेला समेली के लिए हम लोगों ने मांग किया है, जमीन को दिखा लिया गया है। बहुत आने वाला समय जैसे ही सरकार बनेगी, दोनों जगह जमीन को देख लिया गया है, जमीन अधिग्रहण होगा, जमीन 99 साल का परिचय ये लीज पे आएगा, जमीन का सारा काम प्रक्रिया हो गई है। और सरकार ने भी कह दिया है कि सरकार की ओर से कि समेली प्रखंड को अपना अंचल से आवासीय कार्यालय मिलेगा। तो थाने की जो हम मांग किए तो थाना समेली में पोठिया भी चल रहा है। तो अभी हम लोगों को जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, जो माननीय हम साहित्य रत्न अनुभव का जो मूर्ति का अनावरण होना था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत यहाँ के कमिश्नर को कहा गया है और यहाँ के डीआईजी साहब को, तो उन्होंने वहाँ ओपी देने का काम किया जा रहा है। जल्दी समेली को थाना और प्रखंड कार्यालय मिल निश्चित ये सरकार बनेगी और अंचल के लिए तो पैसा भी आ गया है जमीन का अधिग्रहण करने के लिए, तो थाना भी मिल जाएगा निश्चित। आपके इलाके की एक और मांग है, बहुत पुरानी मांग और बड़ी मांग है, काड़ागोला से पिरपेटे के बीच पुल, गंगा पुल की निर्माण की मांग। क्या आपके कहीं प्लानिंग में है ऐसा? निश्चित ये जो मांग है ये अति महत्वपूर्ण है। किसी भी विधानसभा में और किसी भी विधायक के लिए यदि उसके विधानसभा में गंगा का पुल हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना, उपलब्धि होती है, जनता को बताने का इरादा होता है। अच्छा होता है कि भाई हम लोग अपने टेन्योर काल में हम लोगों ने ये सब काम किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद मेरी उम्र 52 साल हो गया और 52 साल पहले अब हमारे उम्र से के समय यहाँ पे एमपी हुआ करते थे तारिक साहब, जनाब तारिक साहब, आज भी एमपी है तारिक साहब। बताइए कभी उन्होंने मांग किया लोकसभा में? ये इतना बड़ा एजेंडा है इस जिला के लिए। हम तो विधानसभा में लगातार क्वेश्चन किए, माननीय मंत्री की ओर से जवाब आया है कि बिहार में पहले गंगा में एक पुल हुआ करता था, आज गंगा में 14 पुल हुआ है। और सरकार की ओर से यह जवाब आया है कि 70 किलोमीटर आगे 70 किलोमीटर पीछे अब गंगा में पुल होने जा रहा है। मनिहारी में देख लीजिए पुल हो गया, साहेबगंज टू मनिहारी। अब ये कटरिया से लेकर के पिरपेती तक ये हमारे विधानसभा सटे हुए पुल होने जा रहा है, पिरपेती से लेके कल ये कटरिया से। अब काड़ागोला की मांग है, वहाँ की जनता की मांग है भाई यहाँ भी पुल होना चाहिए। तो मैंने जब विधानसभा में ये क्वेश्चन किया तो माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी से आया कि माननीय विधायक जी ये कहना आपका जायज़ है, हम जांच करवा रहे हैं, यदि ये लगेगा कि यदि अति आवश्यक है तो सरकार की ओर से जवाब आया कि निश्चित यदि लगता है कि वहाँ पुल बनना चाहिए। और हमने ये भी कहा कि यदि सर पुल बनता है तो जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार बिहार की खुद अपनी जमीन है, उस पर ही पुल बनेगा। तो सरकार ने कहा है कि यदि हम जांच करवा लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पे वहाँ ही पुल बनेगी। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय हमारे जहाँ के सांसद हैं, उनका यदि भी रोल हो जाए तो निश्चित ये बड़ी मांग पूरा हो सकती है जनताओं के लिए। तब कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि हो जाएगा। कोशिश नहीं, पूर्ण कोशिश करना चाहिए। किसी एमपीएमए के लिए ये काम करना चाहिए कि भाई कटिहार जिला में गंगा में पुल हो। इसके लिए एमपी साहब भी प्रयास करें, वो तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ गडकरी साहब बैठते हैं, लोकसभा चलती है। कभी बताइए हमारे तारिक साहब जो हमारे एमपी साहब हैं, उसकी मांग होना चाहिए कि नहीं? हम तो विधानसभा में, हम बिहार में जाते हैं, अपने विधानसभा में बैठते हैं, हम वहाँ क्वेश्चन करते हैं, सरकार की ओर से जवाब भी आया है, बोलिएगा तो आपको हम वीडियो के लिए भेज देंगे। लेकिन लोकसभा में जो मांग होनी चाहिए तारिक अनवर सांसद की ओर से, ये बड़ी मांग है ना जिला का, वो हाँ ये तो जिले की मांग है। बताइए कोई काम है तो उनकी तरफ से इतनी कोई पुरजोर मांग की नहीं की। आप तो सर आप देख रहे हैं 20 साल से, आप इस क्षेत्र में 25 साल से है, कभी आपके पास ये सूचना आई? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। तो हम लोग विधानसभा में बोलते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं, सारा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। एक और बात है कि आपका इलाका, कोढ़ा क्षेत्र का इलाका केलांचल के नाम से था, पनामा बिल्ट आया, रोग आया, उसके बाद सब खत्म हो गया।
लोगों को आज तक पता नहीं चला कि पनामा बिल्ट क्या था नहीं था, लेकिन किसानों की हालत खराब हो गई। क्या इस दिशा में सोचा है कि किसानों के लिए वो पनामा बिल्ट का रोका निदान करके वापस केलांचल का ये क्षेत्र अपना गौरव वापस लाए? देखिए, बराड़ी विधानसभा में पहले केला की खेती काफी होता था, और जब हम विधायक बने तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि बराड़ी विधानसभा में जो केला खेती होती थी, जो पीलिया रोग से ग्रसित होकर करके केला का पेड़ गल जाता था, हमने क्वेश्चन कार्य क्या कर रही है सरकार। से जवाब आया कि पीलिया रोग पे हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित आने वाला समय पुनः बराड़ी में केला की खेती होगी। अब केला की खेती वहाँ हो रही है, लेकिन विधेयक पैमाने पे नहीं हो रही है। केला से किसान को काफी आय होती थी। अब वो जो लोग केला की खेती करते थे, अब सारे किसान भाई हमारा मखाना खेती करने लगे हैं। मखाना से लोग सबल हो रहा है। पहले केला में काफी लोग कमाते थे, लोगों को रोजगार मिल जाता था। तो अब वो सारे किसान हमारे भाई अब उसको उस जमीन पर मखाना खेती कर रहे हैं। तो सरकार केला पे अनुसंधान कर रही है और मखाना पे काम हो रहा है। चलिए अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद स्थानीय राजनीति और स्टेट पॉलिटिक्स दोनों पर सवाल होंगे, लेकिन तब तक लेते हैं एक ब्रेक। जाइएगा मत, तुरंत लौट के आते हैं। अरे शिवानी, हाँ, तूने ये सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर का ऑफर सुना क्या? इस बार ऐसा ऑफर आया है कि पूरा कटिहार बोल रहा है ऑनलाइन और मार्केट सबसे सस्ता। अच्छा, और क्वालिटी? क्वालिटी में तो सुपर स्टार। वाह, सच में? क्या क्या मिलता है वहाँ? वहाँ सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इंडक्शन, मतलब जो तुम्हें चाहिए, हाउस होल्ड से जुड़े सारे सामान। इतना सब और सस्ता भी? हाँ रे, सती सिक्योरिटी तो पूरा का पूरा मल्टी स्टोर है। अच्छा, यानी सस्ता बाजार अच्छा बाजार। हाँ रे, बिल्कुल। ये मल्टी स्टोर सती सिक्योरिटी है कहाँ? अरे नहीं मालूम? यही तो कटिहार के बड़ा बाजार विश्व भवन रोड के ठीक बगल में। तो चलो चलते हैं। हाउस होल्ड से संबंधित आपके पास लेटेस्ट क्या है? बहुत कुछ है, आइए दिखाती हूँ आपको। वाह, मजा आ गया। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही। क्या क्वालिटी है? इम्पोर्टेड क्वालिटी। और प्राइस को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा ही है, सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं मुद्दे की बात का अगला हिस्सा लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में मौजूद हैं कटिहार के पूर्व मेयर, बराड़ी के वर्तमान विधायक विजय सिंह। अब हम आते हैं इनसे पॉलिटिक्स से जुड़े, राजनीति से जुड़े सवालों को लेकर। विजय जी, दूसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं। 14 प्रत्याशी हैं, आपके सामने 13 है। चुनौती कैसी है, कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, चुनौती कुछ नहीं होता चुनाव में। चुनौतियां कुछ नहीं है। चुनाव एजेंडा के साथ लड़ा जाता है, आइडियोलॉजी के साथ लड़ा जाती है। और मेरे दल, मेरे एनडीए का एक आइडियोलॉजी है, एक नीति है, सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विश्वास, न्याय के साथ विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास। हमारे नेता कहते हैं न्याय के साथ विकास होना चाहिए। मेरा यही एजेंडा है। तो आपके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री मंसूर साहब के बेटे तौकीर आलम है। इनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो चुनौती आपको कितनी दे पा रहे हैं? देखिए, कुछ हम तो पहले युवा प्रत्याशी हैं। देखिए, वो युवा है तो हम बूढ़ा नहीं है, हम भी युवा ही हैं। नहीं, आपको बूढ़ा नहीं कह रहा है। तो विधायक वाला बूढ़ा कौन कहे? नहीं, एक्चुअली हम बूढ़ा नहीं है। तो एक्चुअली है क्या कि हम एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस से हैं। हर दल को अपना अपना नीति सिद्धांत है। और आज़ादी जब हुई, कांग्रेस को लोगों ने देखा है
और उसके शासनकाल में देश में, स्टेट में और विधानसभा में क्या विकास हुआ लोगों को पता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जब 20 साल पहले के से एनडीए के नेतृत्व में जो काम बिहार में विकास हुआ है, बिहार में लोग कहते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और क्योंकि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बढ़ता हुआ बिहार, विकसित बिहार, और बिहार को आगे ले गया है। तो ये कांग्रेस वाले से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग किसी को कुछ कहते भी नहीं है, बस हम ये कहते हैं कि नीतीश जी ने काम किया है, बिहार को विकास किया है, बिहार को आगे ले गया है। और आप यदि चाहते हैं कि बिहार को जंगल राज बनाना, बिहार को अपराध वाला बिहार बनाना, आप चाहते हैं गोलू मोलू अपहरण वाला बिहार बनाना, आप चाहते हैं कि जब यहाँ ना शिक्षा या स्वास्थ्य था वैसा बिहार बनाना, तो आप निर्णय लीजिए। आप चाहते हैं कि अच्छा बिहार बने, डेवलप बिहार बने, बिहार भारत का आगे अग्रणी राज्य बने, तो आप एनडीए को मदद कीजिए। चलिए, आपने जंगल राज की याद दिलाई। 2 दिन पहले मोकामा में हत्याकांड खोलिया, ये जंगल राज की याद दिलाता है क्या? नहीं, ये देखिए, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक अपराध तो होते रहेंगे। कुछ अपराध जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, बनाया अपराध, उसको बोलते हैं कि वो होना है, सुनिश्चित ढंग से होता है। कुछ अपराध ऐसे हो जाते हैं, तो अपराध तो हर शासन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जब अपराध हुई है, बड़े से बड़े लोग जेल गए, कुछ घटनाएं घटती है तो 24 घंटे में रिकवरी होती है। अनंत सिंह पे नाम बहने में FIR है, वीडियो भी सोशल मीडिया पे है, जदयू के लेकिन प्रत्याशी हैं, अब तक तो कोई कार्रवाई। देखिए, सब पे कार्रवाई होती है, सब लोग जेल जा रहे हैं। यदि हम भी अपराध करेंगे, हम अपराध से संलग्न रहेंगे, तो हमारी नेता का कहना है, मेरा नेता कहते हैं ना, हम तो किसी को बचाते हैं नहीं किसी को फंसाते हैं। यदि आप अपराध कीजिएगा तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे आप एनडीए के प्रत्याशी रहिए, चाहे आप किसी जनता दल से रहिए। इसलिए हम लोग भी साफ छवि के साथ आदरणीय नेता का चरित्र और जो है काम का तरीका, उसी को लेकर हम लोग अपने जनताओं के बीच जाते हैं और काम करते हैं। नहीं, ये तो वो बात हो गई कि दूसरी पार्टी करे तो जंगल राज, हमारी शासन में हो तो अपने आप जो होने वाला अपराधी, तो वही ना बात। शासन काल का याद, चूंकि हमारे नेता वो तो कहते हैं, गाना है ना, एक तो गाना कि हम करें तो रासलीला, वो उसी की याद नहीं दिलाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी को याद नहीं दिलाते। हम लोग कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं बढ़ता बिहार, अपराध मुक्त बिहार, प्रगति वाला बिहार, तो एनडीए के प्रत्याशी को मदद कीजिए, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाइए और बिहार को विकास कीजिए। तो दूसरे एक जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में उभर के आ रही है, और आपके इलाके में भी सीट से भी खड़े हैं प्रीतम परसोन। अगर हम पूरी बिहार की बात करें तो प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना कि पिछले 35 सालों से इस कोठी का दान उस कोठी में, उस कोठी का दान इस कोठी में होता रहा, बिहार को कुछ मिला नहीं है, बिहार को ठगा गए, हम बिहार बदलेंगे। तो आप जनसुराज को कैसे देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, चुनाव ही हम लड़ रहे हैं, सिर्फ हम अपना देख रहे हैं कि हमको जनता के पास क्या मुद्दा, क्या एजेंडा लेके जाना है। दूसरे दल क्या कर रहे हैं उस पर हम देखते भी नहीं है। रही आप जो जनसुराज वाले की बात करते हैं, वो मेरा छोटा भाई की तरह है। आप उनका, उस पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी है। जनता को जब पता है कि किसके शासनकाल में, किस राज्य में, किनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ सकता है, किनको हम जनता के अदालत में हैं, हम जनता के बीच चले गए हैं, जनता जनार्दन भाग विधाता है। अब किनको वो वोटिंग करके विधायक बनाएगा, किनके शासन में बिहार आगे बढ़ेगा, वो जनता को जनार्दन तय करना है। और चूंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में काम होगा, बिहार आगे करेगा। अच्छा, अगला सवाल जो की राजनीति पे, एक और सवाल ले लेते हैं। MIM के प्रत्याशी मतीउर रहमान भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, क्या लगता है कोई चुनौती देंगे आपको? देखिए, हम तो कहते हैं 14 प्रत्याशी हैं, 14 प्रत्याशी भाग्य विधाता हमारी जनता है। जनता जनार्दन ही जिसको आशीर्वाद दे दे। रहे मतीउर रहमान भाई मुखिया थे, अब प्रत्याशी हुए, उनका भी स्वागत है। सब लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं। जनता जिसको पटना का टिकट भेजेगी, टिकट कटा के दानापुर का, वो दानापुर पकड़ के पटना जाएंगे। अभी आपने बात किया कि अगली नीतीश की सरकार आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। एनडीए ने अभी तक तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं बताया है।
उल्टे कल जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें मोदी का ही चेहरा दिखाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे देखिए, नेता आपने बड़ा चेहरा बड़ा मोदी का, बाकी बैक साइड में लोग हैं छोटे छोटे। देखिए, जब किसी का पोस्टर बनता है तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा नेता मेरा स्वाभिमान है। हर दल के लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बन जाए। जेडीयू वाले भी चाहते हैं। एनडीए के बड़े से बड़े नेता ने मन से आगे कहा कि 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में काम करें। नहीं, न तो मोदी जी ने कहा ना अमित शाह ने कहा। देखिए, अब मोदी जी, अमित शाह और अन्य दल, तो हमारे एनडीए में जो भी हैं, ये जितने पांचों दल हम लोग पांडव हैं। चिराग पासवान जी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वो तो शिंदे, एक नाथ शिंदे जो महाराष्ट्र है ना, उसी की याद दिला रहे हैं ना। शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ और बाद में नीचे वाली कुर्सी ऐसा पे बिठा कुछ दिया। बिहार में नहीं होने जा रहा है। इंडिया इंटैक्ट है, इंडिया ईमानदारी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो आपकी पार्टी, आप गठबंधन अनाउंस क्यों नहीं करा कि नीतीश कुमार हमारे? सब हो जाएगा, आप देख, सब क्लियर कट है अभी तक, लेकिन नहीं हुआ। सब एकदम, सब आप देख लीजिएगा। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आपको उम्मीद है कि नीतीश ही बनेंगे? निश्चित 110%। अच्छा, चलिए अब आते हैं आपके एनडीए के घोषणा पत्र पे। उसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, क्या है संभव? देखिए, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन रहे थे। पब्लिक को 15 की बात शुरू करते हैं, तब हम 25 में आएंगे। 15 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 7 निश्चय 1, हर गली में नली बनाएंगे, हर घर में पेयजल पहुंचाएंगे, हर को शौचालय मिलेगी। अब बताइए, पूरे बिहार घूमिए, माननीय नेता हमारे जो कहते हैं सो करते हैं। 2015 में हर गली में नली का निर्माण हुआ, हर घरों में शौचालय का निर्माण हुआ, हर घर बिजली पहुंचाई गई। ये हमारे 15 में कहे थे नेता ने। 2025 में हमारे नेता ने कहा कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 2020 में हमारे नेता ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख को रोजगार देंगे। हमारे नेता ने क्या किया? 14 लाख लोगों को नौकरी दिया और 35 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। और नेता ने इस बार, हमारे एनडीए की सरकार ने कहा है कि 2025 में यदि सरकार बनती है 1 करोड़ लोगों को नौकरी, 1 करोड़ और रोजगार देंगे। निश्चित हमारी सरकार जो करती है सो करती है। उद्योग धंधे, उद्योग भी लग रहे हैं। ये पूरे बिहार में तो कोई उद्योग लगा नहीं। अभी देखिए, बरौनी चल जाइए, बरौनी में बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। अब उद्योग का काम होना, अब ये स्टेज हमारा बिहार कहाँ था कहाँ आया। अब डेवलप वाला बिहार बनेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार में विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। काफी बिहार को पैसा मिला है। देखिए, बगल में आप चल जाइए, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हो गया। अब जब उद्योगपति को, रोकता हूँ मैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना, पुराना 40 साल पुराना एयरपोर्ट पे वो खाली हवाई पट्टी बनी है, जो वायुसेना का 1962 में एयरपोर्ट बना था। भैया, जो जमीन मेरे पास है, अधिक से अधिक जमीन एक्वायर किया गया, बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री ने आके उसका उद्घाटन किया। अब कनेक्टिविटी हो गया। अब देश दुनिया से हमारा पूर्णिया जुड़ गया। अब सीमांचल के लोगों को एयरपोर्ट, कहीं आपका, हम लोग बागडोगरा जाते थे या पटना जाते थे प्लेन पकड़ने के लिए, हवाई जहाज यात्रा के लिए, अब तो पूर्णिया जाते हैं। तो अब ये सीमांचल का उन्नति का, प्रगति का समय आ गया है। अब निश्चित यहाँ पे उद्योग का समय आया है। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद बिहार को प्राप्त है, निश्चित बिहार आगे बढ़ेगा। आपके इलाके में उम्मीद है कि बरारी विधानसभा में कोई बड़ा उद्योग शुरू हो सकता है? देखिए, हमारे बरारी विधानसभा में मक्का की खेती, मखाना की खेती, धान की खेती काफ़ी मात्रा में होता है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ मकई पे आधारित कोई उद्योग लगे, ताकि जो मकई यहाँ से ज़्यादा बाहर संख्या में जाती है तो उसका यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है। यदि यहाँ कोई इसका प्रोडक्शन हो जाए तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग जो बाहर चल जाते हैं, लोग यहाँ पे रहेंगे, हम लोग चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा एजेंडा है, इसमें केंद्र और राज्य की नीतियों से काम होगा। अंतिम सवाल लेते हैं, 2 सवाल अंतिम। पहला कि आप 3 काम ऐसा कौन सा करेंगे अगर जनता आपको फिर से जीत का ताज पहनाती है, तो 3 टॉप प्रायोरिटी काम क्या रहेगा आपका? देखिए, काम तो अनेकों हैं। ये बिहार
आज इतना डेवलप किया, ये एक दिन में नहीं बना। हमारे नेता को 20 साल का समय मिला, 20 साल में हमारे नेता ने एक एक करके सारा काम किया। हम 5 साल विधायक रहे बराड़ी का, 1-1.5 साल तो कोरोना में कट गया और 1-1.5 साल हमारी सरकार इधर से उधर चली गई थी। अब हम लोग एनडीए में आए हैं, काम काफ़ी हुए हैं, कुछ बहुत काम बचे हुए हैं। तो एक गंगा में पुल का मांग है, वो काम के लिए हम लोग विधानसभा में आपकी जो वर्क लिस्ट, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें 3 टॉप क्या रहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। अच्छा, हाँ, मैं भूल गया था, डिग्री कॉलेज भी आपके इलाके समेली में इधर नहीं है। हम नहीं, वही बता रहे हैं। माननीय नेता का आह्वान है कि प्रत्येक विधानसभा में डिग्री कॉलेज हो। तो हम कह रहे हैं ना कि आने वाला समय में हम तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज हम बनाएंगे, समेली, कुर्सेला, बराड़ी। अभी एक भी नहीं है? अभी एक सरकारी एक भी नहीं है। सरकार का घोषणा हो गया है कि हर विधानसभा में होगा, तभी स्कूल खोजा जा रहा है। तो समेली में एक नरैया धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय है +2, जिसको हम लोग डिग्री कॉलेज की मांग किए हैं। कुर्सेला में सर्वोदय कॉलेज है, उसकी ये मांग किए हैं। बराड़ी में बीएम कॉलेज है। ये तीनों जगह जमीन देखा गया है। यदि इसी को डेवलप कर दे, सरकार ले ले और इसको डिग्री कॉलेज बना दे, तो हमारे लोगों को जो दूर जाना पड़ता है, बाल बच्चियों को, अब दूर जाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। सीएससी का निर्माण हुआ है और उसमें और डॉक्टर की बहाली करेंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर को बहाली करेंगे। अन्य क्षेत्रों में हम काम करेंगे। 2 हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरा पुल, गंगा पुल। गंगा पे पुल, ये काम होना चाहिए और यहाँ के एमपी भी सहयोग करे तो ये काम हो सकता है। तो मेरी एक सलाह है कि विस्थापितों को जमीन मिले, इसको भी प्रायोरिटी में रखा जाए। ये तो चूंकि हम तो खुद विस्थापित हैं सर, तो हमारी तो मांग रहेगी ना कि विस्थापित को स्थापित करें, भूमिहीन को जमीन दिला दें, व्यक्तिगत लाभ हो लोगों का। यानी कि उस गरीब गुरबा को देखने वाला कोई है क्या? तो विकास का काम थोड़ा कम हो, लेकिन भूखे को रोटी मिल जाए, निश्चित, रहने को मकान मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, तो एक बहुत बड़ी मानवता, मानव सेवा। आपके चैनल के माध्यम से अपने भाग विधाता से ये कहना चाहेंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सरकार कर रही है। और जो भी बचे हुए काम है आपके लिए, या विस्थापितों को पर्चा दिलाना, या छूटे हुए विस्थापितों को पर्चा दिलाना, या भूमिहीनों को पर्चा अभी तक जमीन दिला के उसको बसाना, ये काम तो प्रायोरिटी में रहेगा, यही रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे और जो काम आप देंगे वो काम भी हम लोग इस सरकार करेगी। ये सवाल तो थे जनता के बिहाफ में मैंने पूछा। एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्या जनता का कोई भी आदमी दुखी आपसे आसानी से मिल पाता है? देखिए, जनता के लिए तो हम नहीं होता ना, बहुत नेता बड़े हो जाते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा घर तो 24 घंटा खुला रहता है। हम ही एक ऐसा नेता है जो कि कोई भी गरीब गुरबा, हमारे यहाँ गला में चैन वाला, ब्रासलेट वाला, काला चश्मा वाला नहीं मिलेंगे लोग। हमारे यहाँ गरीब आएंगे, जानते हैं किस टाइप के लोग आते हैं? लुंगी पहनने वाले, धोती पहनने वाले भाई, गमछा लेकर के, झोला लेके। गरीब गुरबा की सरकार है ये। बिना रोक टोक के आपसे मिल पाता है? आप पता कर लीजिए अपने चैनल के माध्यम से अपने लोगों से कि विजय सिंह निषाद किस टाइप के लोग हैं, कैसा इनका रहन सहन है, गरीब गुरबा के बीच जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या गरीब से मिलते कि नहीं। हम तो गरीब हैं, गरीब का बेटा है, गरीब का भाई है, और गरीबी हमने देखा है, इसलिए गरीबी क्या होता है हम समझते हैं। तो ये आप वादा करते हैं कि जब भी कोई दुखी या जरूरतमंद आदमी आपसे मिलना चाहेगा, आप तुरंत उनसे मिलते हैं? जैसे ही कोई हमको पता चलता है कि कोई मर गया, कोई विधायक 500 आदमी को पोस्टमार्टम कराया है, आप बताइए। हम तो 500 से ऊपर आदमी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम रात को जाके कराने का काम किया है, क्योंकि हमको पता है कि मेरा घर यदि कटिहार है, कोई भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले पोस्टमार्टम कराने ये विजय सिंह वहाँ पहुँचता है। किसी का कोई हरदी मर्दी होता है, जैसी सूचना प्राप्त होती है क्षेत्र से, ये विजय सिंह वहाँ पहुँचता है। नहीं, ये ठीक है, आपका जाना और लोगों के आपके यहाँ आना, वो भी जनता जानती है कि विजय सिंह के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा, विजय सिंह के पास जाएंगे तो मदद मिलेगा, आसानी से मिल जाए, आराम से मिलते हैं। वो तो इसी आशा से आते हैं कि विजय सिंह को हम बनाए हैं, उसको पूरा विश्वास है कि यह विधायक को हम बनाए हैं, वो हक से आपसे मिलती है। हक, वो हक लेके आते हैं, अधिकार लेके आते हैं, और आप भी उसी हक से उसी विश्वास से हम सेवा करते हैं। और आगे भी ऐसा होता रहे। सेवा ही मेरा भाव है, सेवा ही मेरा काम करना है। अंत में अब दर्शकों से आपका ईवीएम पे कितना नंबर पे है? मैं अपने बराड़ी के देवतुल जनता जनार्दन से यह कहना चाहूँगा कि मैं आपके अदालत में आ गया हूँ, आप मेरे भाग विधाता हैं। यदि एनडीए सरकार में काम हुआ है, नीतीश बाबू ने काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, चिराग बाबू ने काम किया है, उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने काम किया है, या मांझी जी ने
काम किया है, और इंटैक्ट इसको एनडीए बोलते हैं कि एनडीए सरकार ने 20 सालों में दी, बिहार में काम किया है, आपके क्षेत्रों में काम किया है। निश्चित आपका बेटा है, हम तो नेता बन के कभी क्षेत्रों में नहीं गया, तो हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे आरजू करते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच हैं। आप 11 तारीख को ईवीएम को ईवीएम संख्या 3 पर आप बटन दबाइए। तीर- नीतीश बाबू की तीर सरकार, छाप। तीर छाप, मेरा सिंबल तीर छाप है, और उसको जिता करके पटना भेजने का काम कीजिए। और किसी तरह का कोई गलती मुझसे हो गई हो तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बराड़ी की देवतु जनता से हम माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देंगे। और आशा पूर्ण विश्वास है कि जब एनडीए की सरकार बनेगी, आपका विधायक आप जिसको विधायक बना के आप भेजेंगे, तो निश्चित आपके द्वारा जो बचे हुए काम हैं, जो आपका कहा मैं जो वादा करूंगा वो सब आपको पूरा करूंगा। दोबारा जनता को कोई शिकायत नहीं होगी। निश्चित यदि हम पहली बार चैनल में आए हैं, इस टाइप के कार्यक्रम में मैं शिरकत नहीं करता हूँ, लेकिन हमें अपने जीवन में हमको लगता है प्रथम बार किसी स्टूडियो में आकर करके इस टाइप का प्रोग्राम में मैं शिरकत किया हूँ, भाग लिया हूँ। तो ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो गलतियाँ हो गई है उसको माफ़ कीजिए, और आने वाला समय मुझे एहसास हो गया है कि गलती किस किस कारणों से हुआ है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम क्षमा मांगते हैं। आशा करते हैं पुनः मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं आपके हर काम में आगे रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, आप आए और आपका बहुमूल्य समय, चुनाव सर पे है, 10 दिन बचाए हैं, तो आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और लोगों से भी हम अपील करेंगे कि जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने जो दिल से और मन से अपील की है उसको ध्यान में रखें, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने ईवीएम मशीन का बटन का इस्तेमाल करें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। लेकिन निर्णय अंतिम आपका है, आपको क्या करना है अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, कल फिर हम एक नए प्रत्याशी को लेकर हाजिर होंगे आपके सामने इसी मुद्दे की बात में। धन्यवाद, सबा खैर, शुक्रिया।